हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। और आप सभी के कहने से मैंने हिंदी साहित्य शुरू कर रखा है और इसमें आदिकाल हमने पढ़ाना शुरू किया हुआ है। और आदिकाल के संदर्भ में अभी तक मैंने क्लास नंबर 11 तक यानी कि 11 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य वगैरह आदिकाल से जो भी टॉपिक बनते थे वो अधिकतर मैंने डाल दिए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और स्पेशल जो मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया है वो AMRS के सिलेबस के अकॉर्डिंग LT ग्रेड जो यूपी की वैकेंसी हैं, जो TGT PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की वीडियो रहने वाली क्लास नंबर 12। तो दोस्तों अब एक दो टॉपिक और बचे हैं छुटपुट, फिर हमारा आदिकाल हो जाएगा संपूर्ण। और रासो साहित्य आज हम पढ़ेंगे। और रासो साहित्य से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद रासो साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल दिया है। अब जब से कि मैंने पढ़ाया था आदिकाल का, जो मैंने हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण पर एक वीडियो डाली थी, तो काल विभाजन जो किया और नामकरण किया, यानी कि काल विभाजन यानी कि समय सीमा बांटी, जैसे कि आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 तक है, 1375 तक 75 से 1700 तक भक्ति काल की है। तो इस तरीके से ये तो हुआ काल विभाजन। और आदिकाल को आदिकाल, वीरगाथा काल, बिजौपन काल, इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। तो ये कहलाता है नामकरण। तो ऐसे ही आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और किस आधार पर उन्होंने वीरगाथा नाम दिया? तो ये रासो साहित्य के आधार पर ही दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल दिया है, वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। ठीक है। और अब ये भी याद रखना है आपको कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर बनता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी भी बुक में डिटेल से पढ़ेंगे तो उसका जो निष्कर्ष है या मूल बातें यही सब निकल के आएंगे, जो सब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। अब आपसे पूछ ले कि रासो साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना है बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो को रासो साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसने माना है, तो आंसर करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब बात ये आती है कि रासो साहित्य है क्या, रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने मत से अलग अलग ढंग से बातें प्रस्तुत की। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो सभी के अनुसार देख लेते हैं। और यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर बनता है। तो विद्वानों ने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति बताई वो देखते हैं। यहाँ पर विद्वान का नाम दिया गया है और इधर मूल शब्द दिया गया है, जिससे रासो साहित्य निकल कर आया है, रासो शब्द निकल कर आया है। तो गार्शादुत्तासी ने ये कहा कि जो रासो शब्द है वो रासुए शब्द से निकल आए, क्योंकि आदिकाल में हम देखें तो उस समय जो है रासुए यज्ञ बहुत ज़्यादा होते थे। इसलिए गार्शादुत्तासी ने अपना ये मत दिया कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासुए शब्द से हुई। उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो राज यश से हुई। देखो ये इम्पोर्टेंट है, जो मैंने रासुए बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रासक से फिर बिगड़ता बिगड़ता या उसमें परिवर्तन होता होता वो शब्द बना रासो। कविराज श्यामल दास ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से बताई है और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जो परीक्षा में पूछा जाता है और वो किस कवि का पूछा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानी है। रसायन यानी कि रास या फिर रासो, ये तीनों शब्द जो प्रयोग किए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किए। नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा कि रास शब्द से ही रासो बना है। कुछ इसी तरीके से रसायन कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, रास शब्द से व्युत्पत्ति मानी है नंदुलारी वाजपेयी जी ने, और गार्षा देतासे ने रासुई से मानी है। इतना याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी रासक शब्द से ही रासों की उत्पत्ति मानी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी। दशरथ शर्मा ने रासक से, माता प्रसाद गुप्त ने रासक से। अब आपको ये किस प्रकार से याद करनी है, जिन्होंने रासक रासक बताया है ऐसे याद कर लें कि माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब ने रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। अब आता है इम्पोर्टेंट है ये भी, गणपति चंद्र गुप्त ने भी रासक शब्द से, इन्होंने कहा कि रासक, रासक में थोड़ा परिवर्तन होकर रास हुआ, रासा से शब्द रास से रासा बना, रासा से रासु बना और अंत में फिर इसे कहते कहते रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो ये सीक्वेंस किसने दी, गणपति चंद्र गुप्त ने जी। अब हम देखते हैं कि रासो साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं, वे जो रचनाएं हैं आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, और आपको सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भी मत दिए वो निर्विवाद रूप से आने वाले विद्वानों ने उनकी बात को माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं उनको हम देखेंगे। तो आप अपने नोट्स बना ले, पेन कॉपी निकाल कर बैठें। अब यहाँ पर सबसे पहले कवि का नाम दिया गया है, फिर उसकी रचना दी गई है, फिर उसका समय दिया गया है और उस रचना में रस कौन सा प्रयोग किया गया है और कितने अध्याय कितने खंडों में बांटा गया है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है और काव्य रूप किस प्रकार का है। और यहीं से यही 4-5 प्रश्न बनते हैं। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इस रचना का कवि कौन है, समय क्या है, कौन सा रस है, कौन सी भाषा। तो इम्पोर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। अब देखो, दलपति विजय और इनकी रचना का नाम है खुमान रासो। अब हम रासो साहित्य पढ़ रही हैं तो सभी रचनाओं के पीछे आपको रासो शब्द जरूर मिलेगा। तो दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। ये जब अपनी हरियाणवी में कहते रहे तेरे क्या खुमान चढ़ रहा है, मतलब जब आदमी खुश होता है, तो ये मैंने ऐसे ट्रिक बना रखी थी, जब खुश होते हैं दलपति विजय, जब विजय होती है तभी हमारी खुमान चढ़ता है। तो इस ट्रिक से आप याद कर लें, दलपति विजय खुमान रासो। कौन सी शताब्दी का इसका समय है, 9वीं सदी। और रस कौन सा इसमें, अब आपको पता है विजय की बात हो रही है तो वीर रस ही इसमें मिलेगा। इसमें अध्याय में इसको विभक्त नहीं किया गया है, भाषा रहने वाली है इसकी राजस्थानी और ये एक प्रबंध काव्य है। काव्य का रूप पूछे तो ये एक प्रबंध काव्य है। इसकी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लें। दूसरा आता है नरपति नाला, और नरपति नाला की सबसे प्रमुख रचना है बीसल देव रासो और इसकी समय सीमा रहने वाली है 1212 ईस्वी। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है, 4 अध्याय में ये बांटा गया है और ये एक वीर गीत है। उसके बाद आता है जगनीक, और वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जगनीक की रचना का नाम है परमाल रासो और यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि परमाल रासो जो है और दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो आल्हा खंड के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि इसमें आल्हा और उद्दल नाम के 2 वीर थे जिनका वर्णन किया गया है, जिनके चरित्र का वर्णन किया गया है, जिनकी गाथा का वर्णन किया गया है। और इसके जो समय सीमा है वो 1230 रहने वाली है। जब इसमें 2 वीर थे आल्हा उद्दल, उनकी वीरता का वर्णन है तो वीर रस है इसमें और ये भी एक वीर गीत है। नेक्स्ट आता है और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है वो है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें भी वीर और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। चंद्रबरदाई लेखक का नाम है, चंद्रबरदाई की एक प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो और इसकी समय सीमा के बारे में नहीं प्रमाणिकता है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और 69 समय है। इसमें समय कह दे चाहे सर्ग कह दे,
इसमें जो अध्याय होते थे ना, उन्हें समय कहा जाता है, यह सर्ग कहा जाता है। तो चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कितने समय है या कितने सर्ग, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें 69 सर्ग हैं। डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा मिलकर बनाती हैं डिंगल, और ये एक प्रबंध काव्य है। सभी प्रश्न इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली जो रचना है रासो साहित्य की वो है केदार भट्ट, और केदार भट्ट का जो है, केदार भट्ट की जो रचना है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश की जो समय सीमा है इस रचना की वो 1224 ईस्वी है। इसमें भी वीर रस है और एक प्रबंध रचना है। एक ही जगह पर आपको सारे प्रश्न मिल रहे हैं। मधुकर भट्ट की जयमंक जस चंद्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं। इनके सन भी देख लेना, क्योंकि आदिकाल की जब 3-4 रचनाएं देकर आपसे पूछा जाता है कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो वहाँ पर आपको ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं। तो मधुकर भट्ट की है जयमंक जस चंद्रिका, और केदार भट्ट, दोनों में भट्ट भट्ट है। ऐसे याद रखना कि केदार भट्ट की तो जयचंद प्रकाश है, और मधुकर भट्ट जैसे ये नाम ही बड़ा है तो ये भी बड़ा है जयमंक जस चंद्रिका, दोनों मिलते जुलते नाम है। 1243 ईस्वी इसका समय सीमा है, और ये भी एक प्रबंध काव्य है। अगला आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारंगधर का, और ये सारंगधर का जो रचना है ये है हमीर रासो। इसकी रचना का नाम है, सारंगधर कवि की रचना का नाम है हमीर रासो। और ये किस प्रकार की रचना है, काव्य रूप भी इसका नहीं दिया हुआ है, इसमें रस भी नहीं दिया गया है। नलह सिंह इसकी रचना का नाम है विजयपाल रासो, और इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। 42 इसमें छंद है, और ये भी एक वीर गीत है। नेक्स्ट है श्रीधर का आता है रणमल छंद, और 1454 ईस्वी इसकी समय सीमा है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। 70 छंद है, इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, और वीर गीत है ये। तो इस तरीके से भाई ये तो चीज़ें आपको बिल्कुल याद ही करनी पड़ेंगी और याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को आपको नोट करके चलना है। 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है हर एक परीक्षा में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो बताना है। प्रथम कवि कौन से हैं, तो चंद्रबरदाई, और ये हिंदी के हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई, हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो बताना है। और दोनों ही बातें किसने मानी है, रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। अब मिश्र बंधु क्या कहते हैं इसी के बारे में। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। तो इन्होंने भी चंद्रबरदाई को ही माना है। और अब पृथ्वीराज रासो को लेकर सबसे ज़्यादा संदिग्धता जो है वो उसकी प्रामाणिकता को लेकर है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अप्रामाणिक माना है, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना है। तो सभी के मत जो उनमें मतभेद है वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ से एक ही जगह पर आपको सारी बातें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। देखो प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड। 4 हैं। कौन कौन, ऐसे अपनी ट्रिक बना ले। श्याम, विष्णु एक ही पर्याय हैं दोनों, मिश्र बंधु और कर्नल टाड, ऐसे याद रखेंगे। श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाड, ये 4 ऐसे हैं जो प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं। अप्रामाणिक मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसे अप्रामाणिक मानते, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्लहर और मुरारी दान, ये कितने कवि हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कवि ऐसे हैं जिन्होंने इस रचना को
अप्रमाणिक माना है। तो अप्रमाणिक में रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, या ओझा कर लें, ओझा, श्यामल दास, देवी प्रसाद, शुक्ल, वुल्लर और मुरारीदान, ये 5 कवि हैं जिन्होंने इस रचना को अप्रमाणिक माना है। और ये प्रश्न यहाँ से भाई पूछा जाता है, इसे हल्के में ना लेना। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले यानी कि कुछ प्रमाणिक और कुछ अप्रमाणिक मानने वाले लेखक हैं, विद्वान हैं, मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हैं और श्याम सुंदर दास इसे प्रमाणिक मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। यहाँ देखना गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ओझा देखकर आप इसे गलत ना कर दें। अप्रमाणिक में है हीराचंद ओझा और अर्ध प्रमाणिक में है दशरथ ओझा, ये याद रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होना चाहिए रासो साहित्य के बारे में, वो देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग मैंने बताया या समय बताया, सर्ग नहीं, इसमें समय कहा गया है और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और मुख्य छंद कौन कौन से हैं, ये एक बार पीजीटी एस्टेट में प्रश्न पूछा गया था। रासो साहित्य से लेकर 4 पॉइंट बनाकर दे रखे थे और यहीं से 4 पॉइंट बनते हैं, आपको याद रखना है। अब देखो 68 छंद, 69 समय और मुख्य छंद कौन से हैं, कवित, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, मतलब छप्पे छंद इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 68 छंदों का प्रयोग किया गया, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था तब ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है। तो आपको आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये भी पूछना, ये दोनों बातें याद रखनी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का संवाद कहा है। तो आपको बताना है सुख सखी संवाद कहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। ये हमने वुल्लर का पढ़ा था, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी का नाम था। मदारीदान, वुल्लर, रामचंद्र शुक्ल जी, ये सब अप्रमाणिक मानते हैं। तो वुल्लर ने अप्रमाणिक माना, वो किसके आधार पर माना, ये पृथ्वीराज विजय के आधार पर माना। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो को ये पूरा नहीं कर पाए थे चंद्रबरदाई, तो इनके पुत्र जलहन ने पूरा किया। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, ये पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अब ये प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये कथन आपको पेपर में दे दिया जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये कथन किसका है। तो आपको बताना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसमें आपको 2 शब्द, राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी, बस ये 3 शब्द याद रखें कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, बच्चन ने कहा है। आगे प्रश्न बनता है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालाकृत बीसल देव रासो में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कौन सी रचना में मिलता है, तो बीसल देव रासो में मिलता है। बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नाला की। मैंने कैसे रट रखी थी इसको बताती हूँ। विशल कौन बजाता है, विशल सिटी बांसुरी जो बजाते हैं, विशल बच्चे मेले में से लेकर आते हैं, जिसमें अंदर एक छोटी सी बोल सी होती है और हवा से वो घूमती है। तो बिसल कौन बजाते हैं, नर मतलब इंसान। बिसल देवरासो किसकी रचना है, नरपति नाला की। कैमाद वध, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी। कैमाद वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है, यानी कि सर्ग है। अभी मैंने सर्ग बताया 69, यानी कि अध्याय कितने हैं, 69। उनमें से एक अध्याय का नाम है कैमास वध। तो ये पूछा जाता है कि कैमाद वध किस रचना का सर्ग है, तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, आगे आता है रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ
ये है वीर काव्य परंपरा का। उसे हिंदी का, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का माना था, प्रथम ग्रंथ माना था, चंद्रबरदाई को पहला हिंदी का कवि माना था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में फर्क है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए ना, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि आला खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया, तो चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो आला खंड एक तरीके से गीत सा है, और ये कहाँ पर गाया जाता है, उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड नामक जगह पे गाया जाता है। कौन सी ऋतु में गाया जाता है आला खंड, तो बरसात ऋतु में गाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें विद्यापति, अमीर खुसरो और एक और टॉपिक इसमें रहता है, वो भी हम पढ़ेंगे। फागु काव्य वगैरह वगैरह, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक बार आपने हमसे पढ़ लिया, आपका एक भी वीडियो जो है टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर ले। वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ।